एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और आज मैं आपके लिए टर्मिनोलॉजी का जो वीडियो है उसका पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। इसके आगे टर्मिनोलॉजी 1 में भी मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स के बारे में आपको बताया था, मीनिंग्स के बारे में बताया था। आज का हमारा वीडियो है टर्मिनोलॉजी पार्ट 2, जिसके अंदर मैं आपको और भी वर्ड्स के मीनिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अमाउंट विच इज पेएबल टू समवन। ठीक है, जहाँ पे मुझे किसी को अमाउंट पे करना है वहाँ पे मेरी लायबिलिटी गिनी जाएगी। तो लायबिलिटी का मतलब है अगर मैं किसी से उधार कुछ खरीदती हूँ तो आई एम लायबल टू पे दी मनी टू द वेंडर। या तो मैं कोई असेट अगर उधार खरीद रही हूँ, क्रेडिट पे खरीद रही हूँ, तो मुझे अमाउंट पे करना रहेगा सामने वाले इंसान को। तो यहाँ पे वो मेरा लायबिलिटी गिना जाएगा। लायबिलिटी के 2 टाइप्स हैं। वन इज अ करेंट लायबिलिटी एंड अनदर इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसी लायबिलिटी जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी रहेगी। तो ऐसी कौन कौन सी लायबिलिटी है? तो ऐसी लायबिलिटी में आता है सबसे पहला तो क्रेडिटर, कि जहाँ से हम लोग क्रेडिट पे परचेज करते हैं गुड्स। तो अगर क्रेडिटर है, हमें अगर वो उधार माल दे रहा है तो एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स में मैक्सिमम हमें उसको पैसा दे देना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी कैसी हो गई, जो हमें 1 साल के अंदर ही पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा 1 साल के लिए जो बैंक ओवरड्राफ्ट हमें मिलता है दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ करंट लायबिलिटी, बिकॉज ये भी 1 साल के लिए ही हमें मिलता है फैसिलिटी और बाद में हमें इसको रिन्यू भी कराना पड़ सकता है अगर 1 साल के लिए है तो। नेक्स्ट इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसी लायबिलिटी जिसको हमें मोर देन 1 ईयर में पे कर सकते हैं, जैसे कि बैंक का लोन विच इज देयर फॉर 5 ईयर्स। अगर मैंने ऑफिस परचेज की है तो ऑफिस की लोन जनरली 5 से 10 साल में या उससे ज़्यादा टेन्योर के लिए मिलती है। तो ऐसी कोई भी लोन कि जिसका ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसको मोर देन 1 ईयर के ड्यूरेशन में हमें पे करना है, तो दैट इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट। तो ये तो बहुत सिंपल टर्म है। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि मेरी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 10,000 और एक्सपेंस है मेरा 8,000, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस आया। तो ये जो पॉजिटिव डिफरेंस है मीन्स कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट। नेक्स्ट है लॉस। तो ये प्रॉफिट से पूरा अपोजिट है। मीन्स अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो ये जो नेगेटिव डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच का, उसको बोला जाएगा लॉस। तो लॉस का मतलब है एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द इनकम, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉस। नेक्स्ट है स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब ये है कि पूरे साल में हम लोग कई बार परचेज करते हैं और उसमें से कुछ सामान हमने बेचा, और जो बाकी का सामान जो अनसोल्ड है अभी भी हमारे गोडाउन में या कहीं पे शॉप पे पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बेचने वाले हैं, तो उस अनसोल्ड स्टॉक को बोला जाएगा स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स को बोला जाएगा स्टॉक। तो यहाँ पे परचेज माइनस सेल इज इक्वल टू अनसोल्ड गुड्स। तो अगर मैंने पूरे साल में 10,000 यूनिट का माल परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं, उसमें से अगर पूरे साल में मेरे से 8,000 ही यूनिट बेचे गए हैं, तो अभी भी 2,000 कहीं ना कहीं मेरे गोडाउन में, मेरे शॉप में पड़े होंगे विच इज अनसोल्ड। तो ये जो अनसोल्ड गुड्स है उसको बोला जाएगा स्टॉक। और फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये जो बचा हुआ 2,000 है वो फाइनेंशियल एंड के लिए, इस साल के लिए होगा क्लोजिंग स्टॉक, और वो अगले साल के लिए बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओके, सो ये ओपनिंग स्टॉक हमारा, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा बेसिकली क्या है? वो हमारा है करंट असेट, जो हमने ऑलरेडी आगे असेट वाले डेफिनेशन में देख लिया था। तो चलिए और भी आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं हम लोग 4 टर्म्स के बारे में, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल। तो सबसे पहले डेटर कौन किसको बोला जाएगा कि जिसको हम लोग उधार माल बेचते हैं, मीन्स हमारे कस्टमर, जिसको मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं, तो वो इंसान हमारा क्या बन जाएगा? डेटर, जिससे हमें पैसे लेने हैं। तो जहाँ पे ये बन गया मेरा डेटर, डेटर को बोला जाएगा कस्टमर, जिससे मुझे पैसे लेने हैं, मीन्स अमाउंट is to be received. ओके, और इससे अपोजिट क्रेडिटर कौन है? जिससे हमने क्रेडिट पे माल परचेज किया है, हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, तो वो जो सामने वाला इंसान है वो हमारा क्या बन जाएगा? वेंडर या तो फिर क्रेडिटर। तो ये बन गया हमारा क्रेडिटर, जिससे हमने उधार माल परचेज किया है।
और इसको हमें अमाउंट चुकानी है, मीन्स अमाउंट इज पेएबल टू दिस पर्सन, अमाउंट इज टू बी पेएबल। अब जानते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा कि बिजनेस में हम लोग काफ़ी सारी बार बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट के ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में किसी को माल बेचते हैं, माल खरीदते भी हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम किसी स्ट्रेंजर को माल बेच रहे हैं या फिर जहाँ पे हमें डाउट है कि हमें कब रिसीव होगा अमाउंट, या तो फिर मुझे ऑन द स्पॉट अमाउंट चाहिए, तो इसमें एक और ऑप्शन है, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे किसी को उधार माल बेचना है तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन तो चाहिए, मुझे एक गारंटी तो चाहिए कि ये इंसान मुझे ये पेमेंट कर देगा, या विद इन व्हाट ड्यूरेशन ही विल पे द अमाउंट टू मी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो डेटर है वो क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऐसा एक नोट होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो डेटर जिसको अमाउंट रिसीव करना है वो लिखेगा ये बिल, तो उसको बोला जाएगा राइटर ऑफ बिल, जिसके अंदर वो क्या लिखेगा कि पर्टिकुलर डेट लिखेगा जिस ट्रांजैक्शन हुआ है, ओके। और यहाँ पे वो लिखेगा दैट आई हैव सोल्ड दिस मच अमाउंट टू Mr. X and he has promised me to pay the given sum on particular date। ओके, तो ये ऐसा कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा जो कौन लिखेगा, डेटर, बिकॉज उसको अमाउंट रिसीव करना है। इसके ऑपोजिट यह बिल एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसको अमाउंट चुकाना है, ठीक है, मतलब सामने वाला जो इंसान है वो। तो यहाँ पे जिसको चुकाना है अमाउंट, मतलब डेटर, वो क्या करेगा, यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा इसको, एक्सेप्टर ऑफ बिल। तो यहाँ पे जो गुड सेल करता है वो यहाँ पे बिल लिखेगा, हु सेल्स द गुड्स, जो गुड्स को सेल करता है वो इंसान यहाँ पे बिल्स लिखेगा, और जो क्रेडिट पे रिसीव कर रहा है, जो परचेज कर रहा है, वो क्या करेगा, यहाँ पे बिल एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब बिल एक्सेप्ट करने में वो क्या करेगा, वो अग्री करेगा इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, और वो अपना साइन करेगा, ठीक है। तो ये बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। अब इसमें क्या होगा कि ये जो राइटर ऑफ बिल है, जिसने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए हैं, उसके लिए ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। और सी, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम में ही रिसीवेबल है, मतलब पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव द पेमेंट। मतलब यहाँ पे मुझे अमाउंट रिसीवेबल है, और यहाँ पे जो पे करने वाला है वो इंसान के लिए बन जाएगा ये बिल्स पेएबल। मतलब यहाँ पे पेएबल है, मतलब इसको पे करना है, तो यहाँ पे द पर्सन हु इज गोइंग टू पे द अमाउंट। तो इस पर्सन के लिए जो पे करने वाला है उसके लिए जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो बन जाएगा बिल्स पेएबल, और यहाँ पे जो इंसान गुड्स सेल कर रहा है उसके लिए वो बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। अब यहाँ पे काफ़ी सारे फायदे हैं। अगर यहाँ पे ये जो डेट है वो आज की डेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेट लिख देती हूँ 6 जुलाई 2020, ओके। और यहाँ पे मैंने उसको बोला है कि मैं 2 महीने के अंदर पेमेंट चुका दूंगा, जिसने बिल्स को एक्सेप्ट किया है। तो 2 महीने कब हो जाएंगे, 6 जुलाई 2020 प्लस 2 मंथ्स, तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया,
सितंबर, प्लस इसमें हम लोग 3 दिन देंगे ग्रेस पीरियड। तो ये जो 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिला के जब ये बिल्स एक्सेप्टेड बिल रिसीवेबल के पास होगा तो वो 3 दिन के ग्रेस पीरियड मतलब 9 सितंबर 2020 को ये बिल लेके जाएगा एक्सेप्टर के पास कि भाई ये जो बिल आपने एक्सेप्ट किया था उसका ड्यू डेट आ गया है तो आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। ओके, अगर ये बिल उसने खुद ने एक्सेप्ट किया है तो फिर वो बिल से मुकर भी नहीं सकता, उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। इसके और भी एक ऑप्शन है कि अगर मैंने बिल एक्सेप्ट करके लिया है तो मैं इसको बैंक में जाके तुरंत एंडोर्स भी करा सकती हूँ। अगर मेरे पास एक्सेप्टेड बिल है तो ये बिल लेके मैं बैंक में जाऊंगी, बैंक में उसको एंडोर्स कराऊंगी और बैंक को ये बिल दे दूंगी, जिसके सामने बैंक अपना कुछ कमीशन काट के मुझे पैसा दे देगा। और भी एक ऑप्शन है यहाँ पे कि बैंक के अलावा अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है तो व्हाट आई डू, यहाँ से पेमेंट रिसीव करके उधर देना है। इससे बेटर है कि मैंने जो बिल्स रिसीवेबल लिया है वही मेरे वेंडर को जाके मैं बिल दे दूँ, सो दैट ड्यू डेट के दिन जो मेरा वेंडर है वो सीधा मेरे कस्टमर को जाके मिलके पेमेंट ले लेगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज देयर। ओके, सो दिस वाज द बेनिफिट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बिल्स हम लोग अगर हम खुद रिसीव करने नहीं जा सकते तो हम लोग बैंक को कमीशन बेसिस पे ये काम सौंपते हैं टू रिकवर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेमेंट। ओके, तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पे वन काइंड ऑफ गारंटी भी मिल जाती है और हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट भी आ जाता है जिससे हमें पेमेंट लेने में आसानी रहती है। तो चलिए आगे नेक्स्ट कौन से टॉपिक से वो देखते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है? तो फ्रेंड्स असेट के ऊपर। कौन सी असेट? फिक्स्ड असेट के ऊपर। फिक्स असेट मतलब अगर हम लोग कोई भी असेट का सालों साल यूज करते हैं तो वो यूसेज के कारण उसकी वैल्यू में कुछ कमी आती है, उसकी वैल्यू घट जाती है। तो ये जो घटी हुई वैल्यू है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने 4 साल पहले एक बाइक अगर खरीदी है तो अगर आज के दिन में आप उसको बेचने जाओगे तो क्या सेम प्राइस मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल आपने 4 साल पहले 50,000 रुपीज़ में एक बाइक खरीदी है और अगर आज आप बेचने जाते हो तो हार्डली उसका 10 to 15,000 ही आपके हाथ में आएगा, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। बट 50,000 में खरीदी तो आपको कभी भी 50,000 का अमाउंट नहीं मिलेगा, राइट। तो ये जो अमाउंट में डिफरेंस है बिकॉज ऑफ यूसेज, उसकी वैल्यू जो कम हो गई है उस कम हुई वैल्यू को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो बैड डेट के वर्ड में है डेट्स। डेट मतलब जिससे मुझे पैसा लेना है, जिसको मैंने शायद उधार माल, क्रेडिट पे माल बेचा है, क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे पैसे लेने हैं। तो अमाउंट इज रिसीवेबल और किससे रिसीव करने होते हैं? डेटर से। अगर उसकी डेटर की अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो कई बार हमने काफ़ी ट्राई कर लिए तो भी हम अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते। तो वो जो अमाउंट हमारी डूब गई, जो अमाउंट हमें नहीं मिलने वाली, जो हमें रिसीव करनी थी, रिसीवेबल थी, तो वो अमाउंट जो नहीं मिलने वाली अब उसको बोला जाएगा बैड डेट। और बैड डेट इज वन काइंड ऑफ लॉस टू द बिजनेस। ओके, सो जो डेटर्स नहीं पैसा दे पाते फुल्ली या तो फिर पार्टली, कई बार ऐसा होगा कि 10,000 लेना होगा तो वो 10,000 पूरा का पूरा नहीं दिया तो वो पूरा का पूरा 10,000 हो जाएगा मेरा बैड डेट। और पार्टली का मतलब है कि 10,000 लेना होगा बट ही इज इन द कंडीशन टू पे ओनली 5,000, तो जो बचा हुआ 5,000 हमें नहीं मिलने वाला अभी, तो वो है बैड डेट। ओके, नेक्स्ट इज अ वाउचर। सो वाउचर इज बेसिकली अ रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज़ का है। फॉर एग्जाम्पल परचेज का बिल। तो परचेज का बिल कैसा होगा? वो सामने वाले वेंडर के बिल का होगा। जैसे कि हमने अगर कुछ परचेज किया है तो हमारे पास हमेशा सामने वाली पार्टी का ओरिजिनल बिल होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये परचेज का ट्रांजैक्शन है। फिर सेल का ट्रांजैक्शन। तो सेल के ट्रांजैक्शन में हमने अगर सामने वाले को बिल दिया है तो शायद हमारे पास ओरिजिनल कॉपी नहीं होगा पर वो कार्बन कॉपी वाला सेकेंड या थर्ड कॉपी हमारे पास होगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा ये ट्रांजैक्शन सेल का है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो उसका रिसिप्ट है। सैलरी किसी को पे की है तो हमने एक वाउचर पे साइन कराया होगा। तो ये सारे जो रिसिप्ट्स हैं उससे हमें पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन किस चीज़ का है। इसके अलावा अगर कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमें ये जानना है तो इसका भी एक तरीका है जानने का कि परचेज, सेल या ऐसे किसी भी बिल के ऊपर अगर कैश मेमो लिखा है दैट मीन्स दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन।
यहाँ पे कैश ली है हमने ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन करके, या तो फिर कैश किसी को पे की है। और क्रेडिट मेमो लिखा है तो दैट शोज कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसा लेना या मिलना अभी भी बाकी है। मीन्स अगर परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन हुआ है बट पैसा लेना या मिलना बाकी है, तो दैट शोज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज अ कॉस्ट, मतलब कोई भी चीज बिजनेस में प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन बनाने के लिए सबसे पहले तो प्लास्टिक लगा होगा, दैट इज अ रॉ मटेरियल एक्सपेंस। ये जो पेन है इसको बनाने के लिए काफी सारे एम्प्लॉयज, लेबर्स ने काम किया होगा इसके ऊपर, तो वो लेबर कॉस्ट। इसके अलावा ये पेन मेरे पास आई तब तक का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है जो ये पेन मेरे तक पहुंचाने के लिए किए गए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस होंगे कॉस्ट। नेक्स्ट है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आप सबको पता ही होगा ना, आप परचेज करने जाते हैं तो काफी सारे मॉल्स में आपने देखा होगा 50% ऑफ, 50% लेस, 50% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब ये है कि परचेज या सेल की टोटल अमाउंट में से हमें कुछ अमाउंट नहीं पे करनी होती और हमें नेट अमाउंट, वो अमाउंट माइनस करके पे करनी होती है, तो वो अमाउंट होती है डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 का परचेज किया है और ऑफर है उस पर 20% डिस्काउंट, तो आपको पता ही होगा कि 10,000 का मैंने परचेज किया है, उसके ऊपर 20% लेस मतलब 20% डिस्काउंट है, तो मुझे अमाउंट, नेट अमाउंट कितनी पे करनी रहेगी, 8,000। यहाँ पे दो तरीके के डिस्काउंट होंगे, वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अनदर इज डिस्काउंट अलाउड। सो अगर आप परचेज कर रहे हो तो डिस्काउंट अगर आपको मिला है तो वो आपके लिए फायदा है, तो फायदा है तो वो आपके लिए इनकम है, तो ऐसे डिस्काउंट को बोलेंगे हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड। और अगर आप खुद सेलर हैं, आप खुद सेल कर रहे हैं, तो सेल करने के लिए आपको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा सो दैट कस्टमर्स अट्रैक्ट करे आपके प्रोडक्ट से। ओके, तो यहाँ पे अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं दैट मीन्स वो आपका नुकसान हो रहा है, बिकॉज यू आर अलाउिंग समथिंग इन अ लोअर प्राइस। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट देगा सेलर, दैट इज अ डिस्काउंट अलाउड। इसके अलावा डिस्काउंट के टू टाइप्स है, वन इज अ ट्रेड डिस्काउंट एंड अनदर इज अ कैश डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है फ्रेंड्स, वो उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग जब हम लोग जर्नल के लिए अमाउंट ढूंढेंगे ट्रांजैक्शन की, तो वो ट्रांजैक्शन की अमाउंट के लिए ट्रेड डिस्काउंट जो है उसका कैलकुलेशन होगा, पर ट्रेड डिस्काउंट का कभी भी अकाउंट नहीं रिकॉर्ड होगा। बट कैश डिस्काउंट जो है वो जनरली क्यों दिया जाता है, ताकि कस्टमर्स जल्दी पैसा देने के लिए अट्रैक्ट हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मैंने अगर किसी को सेल किया है सामान, तो मैं उनको बोलूंगी कि भैया आप 10 दिन के अंदर आप मुझे पेमेंट कर देंगे तो आपको मैं 20% डिस्काउंट दूंगी, तो ही विल अट्रैक्ट टू दैट ऑफर कि 20, अगर मैंने 10 दिन में पेमेंट कर दिया तो मेरा सीधा 20% लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे वो अपना पूरा ट्राई करेगा कि मुझे 10 दिन के अंदर पेमेंट चुका दे। तो अमाउंट या पेमेंट जल्दी मिलने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। और अगर वो उस टाइम ड्यूरेशन में अगर वो कंप्लीट करता है पेमेंट तो उसको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन करने के टाइम पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट भी होगा और अकाउंट में एज एन डिस्काउंट वो रिकॉर्ड भी होगा। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इंसान कौन होता है? सॉल्वेंट वो इंसान है कि जो अपने ड्यूज, जो अपनी लायबिलिटीज हमेशा रेगुलरली टाइम पे करता है, राइट? सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? कि जिसके असेट्स हमेशा ज्यादा होंगे और जिसके ऊपर लायबिलिटीज कम होगी, तो ऐसा इंसान अकाउंटेंसी के टर्म में बोला जाएगा सॉल्वेंट पर्सन। नेक्स्ट है इनसॉल्वेंट पर्सन। तो इनसॉल्वेंट पर्सन मतलब ऐसा इंसान कि जो अपनी लायबिलिटीज रेगुलरली नहीं पे करता, जिसको बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है पेमेंट के लिए, तो ऐसे इंसान को बोलेंगे हम लोग इनसॉल्वेंट। तो इनसॉल्वेंट इंसान कैसा होगा? कि जिसके ऊपर लायबिलिटीज बहुत सारी होगी, जिसके पास असेट्स बहुत ही कम होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रेंड्स, फॉर इनसॉल्वेंट पर्सन, कभी भी इंसान खुद को या कोई और इंसान दूसरे इंसान को इनसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड हिम एज अ इनसॉल्वेंट। सो सिर्फ कोर्ट को ही ये हक है किसी इंसान को इनसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये भी वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और मेरे दोनों वीडियो टर्मिनोलॉजी 1 और टर्मिनोलॉजी 2, ये दोनों वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।